हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए जेके सेट का जनरल पेपर जो है वो पेपर लेकर आया हूँ, यानी पेपर फर्स्ट जो है। और इसका जो सीरीज़ है यहाँ पर ये डब्ल्यू सीरीज़ है। यहाँ पर हम इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन भी करेंगे जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये भी आपको बताऊँ कि ये जो आंसर की है ये ऑप्शनल आंसर की नहीं है, लेकिन 99% इसकी आंसर की करेक्ट होगी। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू ऑप्शनल की रॉन्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो क्या आंसर करते हैं, उनकी राय पर भी डिपेंड होता है कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। और आप हैं जिसकी सीरीज़ डब्ल्यू है तो उसके क्वेश्चंस की सीरीज़ सेम इसी क्वेश्चन पेपर के होगी। लेकिन जिस कैंडिडेट को एक्स वाई या जेड सीरीज़ है तो वो एक क्वेश्चन को पहले देख ले इस क्वेश्चन पेपर का कि कहाँ पर है, वीडियो को पॉज करे और फिर जब उसका क्वेश्चन मैच हो जाएगा तो फिर पांच क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं। उसके बाद फिर से 5 क्वेश्चन के बाद उसको फिर से क्वेश्चन मैच करना होगा कि कौन सा मैच किस क्वेश्चन नंबर पर, किस सीरियल नंबर पर आता है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है इस सीरीज में, डब्ल्यू सीरीज में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये था, द मिसकॉन्सेप्शन अबाउट इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री सिस्टम फ्रॉम। तो इसका आंसर जो है वो अ बॉडी ऑफ टेक्निक्स है, यही इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टडी द फॉलोइंग फिगर विद आंसर्स। यहाँ पर जो ये फिगर है इसके आपको आंसर्स करने हैं। आंसर क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इफ़ हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिक्वायर्स ओनली मैरिड ट्रेनर नर्सेज फॉर ऑपरेशन। यानी अगर किसी हॉस्पिटल को मतलब ऐसे नर्सेज की ज़रूरत है जो कि मैरिड भी होंगे, ट्रेनर भी होंगे को। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि जो स्क्वायर है वो ट्रेनर वाला है, जो मैरिड पॉपुलेशन है वो सर्कल है, और जो नर्सेज है वो ट्रायंगल है। यानी ऐसी नर्सेज उनको लेनी है, एक तो वो नर्सेज होगी उस पॉपुलेशन में, दूसरा वो ट्रेनर भी होगी और तीसरा वो मैरिड भी होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको वो पोर्शन इस फिगर में से चूज़ करना है जो कि इन तीनों का कंबाइन होगा, जहाँ पर सर्कल भी आता है, स्क्वायर भी आता है, ट्रायंगल भी आता है। तो अगर आप इस फिगर में देखेंगे कौन सा पोर्शन ऐसा है जहाँ पर ट्रायंगल भी, सर्कल भी और ये स्क्वायर या रेक्टेंगल जो है ये मैच हो रहा है, तो वो सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये सभी मैच हो रहे हैं। बाकी अगर आप कोई भी हिस्सा देखेंगे वहाँ पर 2 या 1 मैच होता है, बाकी तीसरा वाला हिस्सा वहाँ पर मैच नहीं होता है। तो इस पोर्शन में कौन सा नंबर आता है वहाँ पर आप देख लीजिए कि 5 आता है, तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, इस पर कोई भी शक नहीं है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, नॉलेज ऑफ कॉस्मोलॉजिकल बिलीफ्स और मॉरल आइडियाज ऑफ ए पीरियड कैन बी ड्रॉन एज पार्ट ऑफ। तो इसका आंसर यहाँ पर है इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री यानी डी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स आइडियाज़ एंड मैसेजेस इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस। जब आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करते हो, चाहे वर्बल, चाहे वर्ड्स में यानी कि वर्बल, या नॉन वर्बल साइंस में जो कि नॉन वर्बल साइंस होती हैं मुख्तलिफ, तो उनमें आप अपने थॉट्स को चेंज करते हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनकोडिंग। यानी जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस होता है, एनकोडिंग, फिर सेंडिंग, फिर डिकोडिंग, ये प्रोसेस होता है। तो कुछ लिखना, या हम कहेंगे कि मैसेज को बनाना या कुछ लिखना ताकि हम किसी को सेंड करेंगे, तो उसको हम कहते हैं एनकोडिंग। फिर जो रिसीवर होता है और वो उसको पढ़ लेता है या उसको समझ लेता है, उसको हम कहते हैं डिकोडिंग। तो यहाँ पर हम मैसेज को लिख रहे हैं, अपने आइडियाज़ को नोट डाउन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एनकोडिंग। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। आपको बताना है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कौन सा नहीं है, इसका आंसर यहाँ पर बी पार्ट सही हो जाएगा। देवादत्त इज गेटिंग हेवियर एंड इफ ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे ही विल बी ईटिंग एट नाइट। लेकिन इसका 100% मैं श्योर नहीं हूँ, हम वेट करेंगे जो एक्चुअल आंसर की आएगी, हो सकता है कि चेंज भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके जरिए हम इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, इस पर तो कोई शक नहीं, ये तो आएगा ही आएगा। स्टूडेंट्स अटेंडेंस, ये भी आएगा ही आएगा, इस पर कोई शक नहीं, ये दो तो आएंगे ही आएंगे। यानी बी और सी हमेशा आएगा। और हर एक ऑप्शन में आप देखेंगे कि बी और सी है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर सी नहीं है। आप देख लीजिए ए वाला में सी नहीं है, तो ए वाला तो पहले ही कट हो जाएगा, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद
इन सारे में बी भी है और सी भी है। अब जो बात रही है कि ए और डी की, इस पर कन्फ्यूजन है। अगर आप एक्सपोर्टर्स भी देखेंगे उनमें भी इसका कन्फ्यूजन है। कुछ कहते हैं कि एटीट्यूड सर्वेज आएगा तो मतलब ए बी और सी आएगा, उसके हिसाब से सी पर इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि बी सी और डी आ जाएगा तो उसके हिसाब से ये डी पार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सारे के सारे इसमें शामिल हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है और डी भी है, तो उसके हिसाब से बी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इन तीन में कन्फ्यूजन है, इन तीन में से इसका कोई भी आंसर आ सकता है, इस पर श्योर नहीं है। लेकिन हम वेट करेंगे इसके लिए जो ऑप्शनल आंसर की आएगी वो क्या है। लेकिन अब जो मेरी राय है वो मेरी राय यह है कि जो एटीट्यूड सर्वेज है ये शामिल नहीं हो जाएगा इसमें। तो मेरे ख्याल से बी सी और डी होना चाहिए। इसका मतलब कि डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे कि उनकी राय क्या है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिस पर थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेट में भी आया है, तो इसका आंसर डेफिनेटली एंट्रोपी है, इस पर कोई शक नहीं है। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सिंपल है। आप देखिए, व्हाट इज मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। आपको यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है ये क्या है ये आपको देखना होगा। दोस्तों ये मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सेट के या नेट के पेपर्स में डिस्कस करा था, उस टाइम जब हम रीजनिंग कर रहे थे तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि जब भी आपके सामने ये सीरीज़ आएगी आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जो नंबर्स हैं वो किस रेंज में इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन कम रेंज में, तो आपको ये मानना है कि इसमें ऐड हो रहा है। अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, जैसे आपको देख रहे हो पहले 4 और 10 इनमें कम ही वेरिएशन है, फिर 10 से 40 तक पहुँच गया, यानी थोड़ा सा वेरिएशन बढ़ गया, फिर 40 से जब 190 तो और ज़्यादा बढ़ गया, फिर जब 1940 तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, और लास्ट में ये बहुत ज़्यादा वेरी हो रहा है। यानी इसका मतलब कि ये है कि वेरिएशन इनमें बहुत ज़्यादा हो रही है। और आपको ये याद रखना है कि जब जब आप ऐसी कंडीशन देखेंगे कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी इनके बीच में जो गैप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर ये बात तो तय है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब आपको यहाँ पर पहचानना है, इसको ऑब्जर्व करना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो किस तरह की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हो रही है मल्टीप्लिकेशन और कैसे आपको इसको सॉल्व करना था। देखो, जो यहाँ पर क्वेश्चन है 4 से हमको पहुँचना है 10 तक, ये भी आप जान गए कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब आपको ये देखना है कि 4 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम 10 तक पहुँचेंगे। देखो ये क्या है, ये है एक्चुअली 4 को जब हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना बन जाता है, वो बन जाता है 20, और उसमें से हम वापस 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या यही सीक्वेंस दूसरे पर भी फॉलो होती है। अगर फॉलो होती है तब हम इसको पैटर्न मान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 40 तक हमें पहुंचना है 10 से लेकर, यानी 10 से हम कैसे 40 तक पहुंचेंगे। अगर हम यही मानेंगे कि हमने पहले नंबर को 5 मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पर भी हम नंबर को 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 को हम अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाता है 50। लेकिन यहाँ पर तो 40 है, मगर पहले में हमने फिर मल्टीप्लाई करने के बाद 30 किया 10, तो यहाँ पर भी अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 में से अगर 10 जाएगा तो 40 बनता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी ये सीक्वेंस मैच हो रही है। अब हम इसको और ज़्यादा क्लियरिफाई करेंगे कि अगर हमें 40 से अब 109 तक पहुँचना है तो क्या ये सीक्वेंस चलती है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 40 को भी पहले हमने नंबर को 5 मल्टीप्लाई किया, फिर 10 को 5 मल्टीप्लाई किया, अब 40 को 5 मल्टीप्लाई करना है। जब आप 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाता है, 200 बन जाता है। लेकिन हमें सीक्वेंस के हिसाब से क्या करना है, यानी मल्टीप्लाई के बाद हमें 10 सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। तो जब हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 में से, जब आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 190 तो 190 ही बचता है, तो 190 ही बचता है। तो देखिए 190 यहाँ पर आ गया। तो 3 नंबर में हमने देखा कि ये सीक्वेंस फॉलो हो रही है। अब आप देख लीजिए, अब हम 190 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाता है, पहले 0 तो आएगा, 5 9 ज़ार 45 बन जाता है, यानी 4 कैरी हो जाएगा, और 5 1 ज़ार 5 और प्लस 4 करेंगे
तो 9 यानी 950 बन जाता है। यहाँ पर भी जब हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो 940, देखिए 940 आ गया है। अब आपको ये पता चल गया है कि अगर ये 940 है तो अब हमें इस 940 को पहले 5 मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस 940 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाता है, यहाँ पर भी देख लीजिए कि 4700 में से आपको 10 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 4 यहाँ पर क्या है, ये 4700 यानी 4700 में से आप 10 कम कर दीजिए तो 4690 रह जाएगा। तो ये देख लीजिए ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, 4690। तो इस पर कोई शक नहीं है, ये डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 7%, 75% ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6% ऑफ सी, देन व्हाट विल बी ए बी सी रेशो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन भी करता हूँ इन क्वेश्चन को, रीजनिंग खास तौर पर या मैथमेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि अभी नेट का एग्जाम भी आने वाला है या अगले साल भी सेट एग्जाम होने वाला है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे, इनको समझने की कोशिश कीजिए। चाहे अगर आपको इस बार सही हुआ है तो अच्छी बात है, अगर सही नहीं भी हुआ है तो फिर भी आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए, इनके पैटर्न को देख लीजिए, ताकि अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, चाहे नेट में आता है चाहे सेट में आता है, तो आपको वहाँ पर एक गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करना है, 2/3% ऑफ ए का मतलब है कि 2/3 ऑफ ए आप लिखेंगे इस तरह से, ये किसके बराबर है 75%, 75% आप ऐसा भी लिख सकते हैं 75/100 ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6 ऑफ सी। देखिए 0.6 को हम ऐसे लिखेंगे कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हम कैंसिल करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा और उसके बाद पॉइंट के यहाँ से कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है तो 0, यानी हम पॉइंट को कैंसिल करेंगे और ये बन जाएगा यहाँ पर 6/10 जब हम पॉइंट को कैंसिल करेंगे। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिवाइड करेंगे, यानी 2/3 जो है वो सेम रहेगा एज इट इज़। उसके बाद जो ये 75 और ये 100 है, 3/4 बी। देख लीजिए 25 4 जार होता है 100, 25 4 जार होता है 100 और 25 3 जार होता है 75, इससे कट हो जाएगा। उसके बाद जो ये यहाँ पर 6/10 था, इसको भी आप यहाँ पर काट दीजिए। आप इसको 2 से काटेंगे, यानी 2 3 जार 6 होता है और 2 5 जार 10 यानी 3/5। अब यहाँ पर जो ये सिंपल रेशो में आ गया है, तो आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है 3 4 5, इनको आपको एलसीएम निकालना है, ताकि जो डिनोमिनेटर है वो सेम बन जाएगा। एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा, 3 4 और 5 को जब हम एलसीएम निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड नहीं होगा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2 3 तो 3 को तो डिवाइड नहीं हो जाएगा 2 से, ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 2 1 ज़ार होता है और यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको 3 से डिवाइड करना है, 3 1 ज़ार 5 सेम आ जाएगा। उसके बाद आपको 5 से डिवाइड कर देना है, 5 1 ज़ार यहाँ पर नीचे आ जाएगा। आप देख लीजिए 5 1 ज़ार 5, यहाँ पर 1 पहले से ही था। अब आपको एलसीएम जब निकालना है, एलसीएम कैसे आप निकालेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसका एलसीएम हो जाता है। कैसे हो जाता है, देख लीजिए कि कितना बन जाता है, 2 2 ज़ार बन जाता है 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार कितना बन जाता है 60। तो एलसीएम इसका 60 बन जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पर जब आपके पास एलसीएम 60 बन जाता है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सारे इन नंबर्स में से 60 डिवाइड मतलब बेस सेम बनाना है, 60 बनाना है, और उसके बाद आपको देखना है कि क्या ये सिंपल वर्ड्स में कितना ये सीरीज बन जाता है। जब आप 60 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 60, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 60, 3 1 ज़ार होता है 3, 3 20 ज़ार होता है 60। यहाँ पर भी आप देख लीजिए 60 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 15 ज़ार होता है 60। जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ार होता है 5 और 5 12 ज़ार होता है 60। अब यहाँ पर क्या बन गया है ये देख लीजिए, ये 22 यानी ये बन जाएगा 40A, फिर इज इक्वल टू डिवाइड में जो था वो काट हो गया, यहाँ पर ये 15 रह गया और 3 3 15 ये हो जाता है 45B। उसके बाद यहाँ पर जो था 12 आ गया और 3 तो पहले से ही था, यानी 3 12 ज़ार ये बन जाता है 36। तो यहाँ पर आ जाएगा 36C। अब आपके पास जो ये रेशो बन गया है, अब आपको यही सॉल्व करना है। अब देखिए कि कैसे आप इस रेशो को सॉल्व करेंगे।
आपको ये सिंपल टर्म्स में लाना है। यहाँ पर आपको अब इसका एलसीएम निकालना है, यानी जो 40 है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 36 है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। यानी जो यहाँ पर 40 है, 45 है और 36 है, इनका आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आप फैक्टर करेंगे, पहले आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 20 होता है 40, 45 को तो 2 से नहीं हो जाएगा, 45 एज इट इज़ सेम आ जाएगा। यहाँ पर 18 आ जाएगा, 2 18 वो बन जाता है 36। फिर से आप यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 होता है 20, 45 को फिर से डिवाइड नहीं हो जाएगा 2 से, तो एज इट आ जाएगा। लेकिन 18 जो है उसका 9 से हो जाएगा, 2 9 तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर 2 से पहले फिर से डिवाइड करेंगे। 2 5 होता है 10, बाकी जो है 45 उसको 2 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, और 9 को भी आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, वो 3 से डिवाइड करना है। 5 को तो डिवाइड नहीं हो जाएगा, ये 5 ऐसा ही आ जाएगा। लेकिन जो 45 है, 3 15 होता है 45 और 3 3 होता है 9। उसके बाद आपको फिर से 3 से डिवाइड करना है, यानी 3 5 को तो डिवाइड नहीं हो जाएगा, 5 सेम आ जाएगा एज इट इज़ 5 ही। लेकिन 15 जो है वो 3 5 हो जाएगा, और 3 जो है 3 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 5 अब 2 बार है, अब आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 10 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 5 1 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि एलसीएम क्या आएगा। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी ये जो 5 होता है यहाँ पर, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 3 15 होता है, 15 3 होता है 45, 45 2 होता है 90, और 90 2 होता है 180, और 180 इंटू 2 होता है 360। तो इतना जब आपको पता चला कि इसका जो एलसीएम है वो कितना बन जाता है 360। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सारे कॉमन बनाने हैं। आपको देखना है कि 360 अगर इनको एलसीएम आता है, किस नंबर को कितना मल्टीप्लाई करना है ताकि वो सेम बन जाएगा। यानी यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो 40 है, ये 45 है, और ये जो 36 है, इन सारे का कितना एलसीएम आता है 360। यहाँ पर कितना नंबर है, ये 40 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो जो एलसीएम है वो बराबर बन जाएगा 360। 40 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो बन जाता है 360। इस तरह से ये जो यहाँ पर नंबर है 45 का भी एलसीएम बन जाना चाहिए 36। 45 को आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो बराबर बन जाएगा 36 पर, तो यहाँ आप वो लिख दीजिए। 45 को आप जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा आपका 36। उसके बाद ये जो यहाँ पर नंबर है 36 को क्या आप मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 360 बन जाएगा। सिंपली 10 जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो 360 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एलसीएम जो इनका आता था 360, और जो यहाँ पर नंबर्स दिए गए थे 40 45, तो क्या इनको अभी मल्टीप्लाई करना है, वो कितना बन जाता है, उसका रेशो क्या है, वो बन जाता है 9:8:10। तो आप देख लीजिए यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा वाला पार्ट है, ये डी पार्ट है। तो देख लीजिए कि डी पार्ट में ये ऑप्शन है, ये है 9:8:10, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को आप गौर से देख लीजिए क्योंकि इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। कुछ स्टूडेंट्स ने तो इसको अच्छे से किया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इस पर डाउट है। और सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं है बल्कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स मैंने भी देखे हैं जो आंसर की बता रहे हैं, उनको भी इस पर डाउट है। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं कि इस पर डाउट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख लीजिए, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होने चाहिए और पहले 10 प्राइम नंबर होने चाहिए विच आर ऑड। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ज़रूरी है, विच आर ऑड, पहले 10 प्राइम नंबर्स लेकिन जो ऑड हैं। अगर आप पहले प्राइम नंबर्स लिखेंगे, उनके लिए मैं लिखता हूँ जिनको ये पूरा पता नहीं कि प्राइम नंबर किनको हम कहते हैं। प्राइम नंबर में कौन कौन सा आता है, पहले जो हम स्टार्ट करते हैं 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, 7 11 13 17 19 23 29 31 37, और उसके बाद भी बहुत सारे प्राइम नंबर्स आगे भी हैं। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि आप एवरेज निकालिए पहले 10 प्राइम नंबर्स के। अगर हम पहले 10 नंबर्स की बात करेंगे तो उसमें क्या आता है, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो 29 तक आ जाते हैं। तो जब आप इनका सम निकालेंगे, उसका डिवाइड करेंगे, तो वो आंसर आपका बन जाता है 12.9। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर ऑड, हमें निकालना है ऑड प्राइम नंबर्स। तो जो ये वाला नंबर है 2, ये एक वाहिद ऐसा प्राइम नंबर है जो कि पूरे प्राइम नंबर्स में से सिर्फ एक ही और अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन है।
2 के बगैर बाकी कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं आएगा आपका जो कि इवन होगा। लेकिन क्वेश्चन हमें कहता है कि आपको सिर्फ वही प्राइम नंबर्स लेने हैं जो कि ऑड होंगे। तो पहला वाला जो ये 2 है, ये 2 नहीं आएगा। 2 के बाद जो पहले वाले 10 नंबर हमको आएंगे वो ही लेने हैं। तो आप देख लीजिए कि अब 10 नंबर्स कहाँ से आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 31 तक जो नंबर्स हैं यहाँ तक हमको लेने हैं। इनको हमें ऐड करना है और डिवाइड करना है 10 से, क्योंकि ये कितने नंबर्स हैं, ये 10 हैं। आप 37 नहीं आएगा क्योंकि 11 नंबर पर आता है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे, ये 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17, तो ये आपका बन जाता है यहाँ तक कि यानी 31 तक आपको इनको ऐड करना है। तो इन सारे का आपके पास सम बन जाता है 158। डिवाइड करना है हमको 10 से, क्योंकि एवरेज का जो फार्मूला है वो यही कहता है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उनको सम कीजिए और डिवाइड कीजिए कि कितने नंबर्स हैं। यहाँ पर हमको 10 का एवरेज निकालना है, तो 10 से हम डिवाइड करेंगे। जब आप 158 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 15.8। तो 15.8 इसका सही आंसर हो, इस पर कोई भी शक नहीं है, ये डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि आप कैलकुलेट कीजिए फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, बस इतना ही क्वेश्चन में होता, लेकिन ये वाला पार्ट अगर इसमें नहीं होता तब इसका आंसर डी पार्ट सही था। लेकिन उन्होंने इसको थोड़ा सा ऐड कर दिया कि विचार ऑड, यानी सिर्फ आपको वही प्राइम नंबर्स लेने हैं जो कि ऑड होंगे, तो 2 इसमें नहीं आ जाएगा। तो इसलिए एवरेज चेंज होकर 15.8 पर आ जाता है। ये 100% करेक्ट ये आंसर है। तो उसके बाद ये 5 क्वेश्चंस बेस्ड हैं इस पैसेज पर। लेकिन दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर हम पूरा पेपर एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने इसको 2 वीडियोस में डिवाइड किया है। यहाँ तक पार्ट 1 है। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं यानी पैसेज के क्वेश्चंस और बाकी जो क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं वो हम दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो भी आज ही इस वीडियो के कुछ टाइम बाद ही अपलोड हो जाएगा। तो फिलहाल इसके लिए इतना ही। थैंक यू।